हेलो दोस्तों, कॉमिक्स स्टोरी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश विराट की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, इसके 4 इश्यूज हम पढ़ चुके हैं और ये इशू 5 है विराट का। ये देखिए, ये वॉलपेपर है। तो चलिए विराट 5 का पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। संजय गुप्ता की पेशकश विराट 5। कॉमिक रूपांतर हनीफ अजहर, चित्रांकन तौफीक, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। सदा सत्य और न्याय की खोज में रहने वाला विराट महाभारत का भीष्म पितामह तो नहीं था, लेकिन उसने जो प्रतिज्ञा ली थी उसका महत्व किसी भी तरह भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं था। जहां भीष्म पितामह ने सदा हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा हेतु प्रतिज्ञा ली थी, वहीं विराट ने षड्यंत्रों के कुचक्रों से सुंदरगढ़ के राज सिंहासन को बचाने के लिए ली वही प्रतिज्ञा। मैं स्वर्गीय वीरबाहु का पुत्र विराट आज भरे दरबार में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आने वाले 13 दिनों के अंदर अंदर मैं न्याय प्रमुख की पुत्री यशोधरा को दरबार में उपस्थित कर अपने ऊपर लगे कलंक को धो दूंगा, और अगर मैं ऐसा ना कर सका तो सारे राज्य के सामने इसी राज दरबार में आत्मदाह करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए विराट अपने मित्र के साथ इन भयानक खाइयों में भटक रहा था, सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना करता हुआ। लेकिन सामने आने वाली मुश्किलें ना विराट की प्रतिज्ञा की आन कम कर पाई थीं और न मरते दम और आखिरी सांस तक मित्र के साथ रहने वाले नटवर की भावना पर कोई दुष्प्रभाव छोड़ पाई थीं। सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का मतलब होता है दहकते हुए अंगारों पर चलना। ये बात मेरा मित्र विराट अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर भी वह सदा इन अंगारों पर चलता आया है। सत्य के लिए लड़ने और पाप का नाश करने का जुनून सवार है विराट पर। उसके इसी जुनून ने उसे जंगलों से उठाकर राजमहल में पहुंचाकर नगर प्रमुख के पद पर बिठा दिया। वीर और महाबली विराट को हम अपना नगर प्रमुख नियुक्त करते हैं, लेकिन जंगलों में पला बड़ा हुआ वीर कहाँ जानता था कि राजमहल के एक एक पत्थर के नीचे हजार हजार षड्यंत्रों के नाग अपना फन फैलाए बैठे हैं, जो सेनापति काल भैरव के इशारों की बीन पर नाचते हैं। सेनापति काल भैरव की उन्हीं इशारों पर षड्यंत्र रूपी नागों ने विराट को अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया। ये हमारे सैनिक नहीं है महाराज। नगर प्रमुख अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए ना जाने किनके सब उठाकर राजमहल में ले आए हैं, पर अपनी वीरता, साहस और बुद्धि के बल पर विराट ने उन कुंडलियों को तोड़ डाला और खुद आजाद हो गया। ये शव हमारे सैनिकों के ही हैं महाराज, और मैंने जिस हमले में इन्हें मारा वे पीछे कहीं ना कहीं सेनापति काल भैरव ही दोषी है। लेकिन कुंडलियां तोड़ने के साथ उन काले नागों का फन कुचलना भूल गया विराट, और अपनी इस भूल का उसे दंड भोगना पड़ा। षड्यंत्रों के नागों ने उससे फिर अपनी कुंडलियों में जकड़ना आरंभ कर दिया था, और इस बार उनके साथ थी काल भैरव के गुरु महाकाल के उपासक प्रचंड देव की दो शक्तिशाली मायावी शक्तियां, अंगला और मंगला। अंगला मंगला नाम की उन दुष्ट मायावियों ने विराट को न सिर्फ राज्य की गली गली में बदनाम कर दिया, बचाओ मुझे नगर प्रमुख के चंगुल से बचाओ, बल्कि उसे एक अपराधी बना दिया। नगर प्रमुख विराट ने ही न्याय प्रमुख की पुत्री यशोधरा का अपहरण किया है महाराज। नहीं, सच्चाई की वह आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह गूंजी, क्योंकि सारे झूठ सच्चाई को हराने के लिए एकजुट हो चुके थे। और तब विराट को यशोधरा को ढूंढकर 13 दिनों में राज दरबार में उपस्थित करने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ी, और उसे पूरी करने के लिए हम इन जंगलों में भटक रहे हैं। सफलता अभी हमारे हाथों से दूर है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम शीघ्र ही उसे पा लेंगे। विराट और नटवर से सफलता अभी दूर थी, और षड्यंत्रों के शिकंजे कसते हुए एक दूसरे के और पास आ रहे थे। हमारे सैनिकों की गहन खोज के बाद भी विराट कहीं नहीं मिला है महाराज। लगता है वह कहीं छिप गया है। नगर प्रमुख के सम्मानित पद को अपने कुकर्मों से बदनाम करने वाले उस राजद्रोही का गिरफ्तार होना अत्यंत आवश्यक है। ऐलान कर दो, जो भी विराट को हमारे सामने उपस्थित करेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। हा 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 हा। अब विराट ना छिप कर रह सकेगा और ना बाहर निकल सकेगा, क्योंकि राज का बच्चा बच्चा उसका दुश्मन हो जाएगा जब उसके विरुद्ध हो जाएगी मुनादी। सुनो सुनो, न्याय प्रमुख की पुत्री यशोधरा ने महाराज के सामने उपस्थित होकर अपने अपहरण का इल्जाम विराट पर लगाया है। ढम 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 ढम। राज्य को कलंकित करने के अपराध में महाराज ने विराट को मुजरिम और बागी घोषित किया है। जो भी राज्य से फरार अपराधी विराट को पकड़वाएगा उसे राज्य की ओर से सोने के 101 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ओह, निश्चय यह चाल काल भैरव ने चली है। मुझे तुरंत ही इसकी खबर विराट को देनी चाहिए। खाना लेने के लिए निकले उस गांव में आया नटवर मुनादी सुनकर अचंभित था, जबकि खुशी से फूले नहीं समा रहे थे विराट के दुश्मन। हा 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 हा।
अब विराट तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं रहा काल भैरव, क्योंकि अब वह संपूर्ण राज्य का शत्रु है। ऐसी स्थिति में अब उसे ना धरती की गोद नसीब होगी और ना आसमान की छत। आपने सही कहा गुरुदेव। विराट अब जंगली हिरन की तरह भागता भागता मारा फिरेगा। देर सवेर मौत तो विराट का मुकद्दर बननी है काल भैरव, लेकिन तुम उसकी मौत की नहीं, अपने महाराज बनने की सोचो। जाओ काल भैरव, अपने महाराज बनने की तैयारी करो, जाओ। हा 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 हा। जो आज्ञा गुरुदेव। इधर सेनापति काल भैरव प्रसन्नता से भरा वापस लौटा और उधर अचंभे से के सागर में डूबा नटवर विराट के सामने पहुंचा। ये तुम क्या कह रहे हो नटवर? मैं सही कह रहा हूं मित्र। यशोधरा महाराज के सामने उपस्थित हो चुकी है और उसने अपहरण का इल्जाम तुम पर लगाया है। इसी इल्जाम के कारण ही महाराज ने तुम्हें मुजरिम और विद्रोही करार दिया है और तुम्हें पकड़वाने वाले को 101 सोने के सिक्के इनाम में देने का ऐलान करा दिया है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया है राज्य और महाराज को? राज्य और महाराज की चिंता छोड़ो विराट। अब वे सब हमारे दुश्मन हो गए हैं। अब हमें उन सब से छिप कर रहना होगा। नहीं नटवर नहीं। विराट ने कायरों की तरह सिर छिपाकर नहीं जीना सीखा। विराट ने बहादुरों की तरह सिर उठाकर जीना सीखा है। विराट मुंह छिपाकर नहीं बैठेगा नटवर। वह इस सारे रहस्य का पर्दाफाश करेगा। ऐसा करने के लिए तुम क्या करोगे मित्र? मैं यशोधरा से मिलूंगा। ऐसे वक्त में? हाँ नटवर हाँ, मुझे इसी वक्त यशोधरा के पास जाना होगा, वरना वक्त हमें वक्त नहीं देगा। संभल कर जाना दोस्त, सारा राज्य तुम्हारा दुश्मन है। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो नटवर जीते जी मर जाएगा। चिंता मत करो नटवर। विराट इतनी सावधानी से जाएगा कि खुद रात के सन्नाटे को भी पता नहीं चलेगा और कोई उसके सीने को रौंद कर अपनी मंजिल पर जा पहुंचाए। प्रजावासियों, सैनिकों और पहरेदारों की नज़र से बचता विराट जब न्याय प्रमुख के पास पहुंचा तो स्तब्ध रह गया। अरे यहाँ तो कोई नहीं। न्याय प्रमुख और उनकी पुत्री यशोधरा कहीं नहीं दिख रहे। वे दोनों यहाँ जरूर दिखते विराट, अगर तुमने दोबारा उनका अपहरण ना करवा लिया होता। उपसेनापति दुर्जन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे उस घिनौने खेल को खत्म करने के लिए जिसमें तुमने न्याय प्रमुख की पुत्री और दुर्जन की प्रेयसी यशोधरा को अपना मोहरा बना रखा है। ये सच नहीं है दुर्जन। झूठ मत बोलो विराट, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। न्याय प्रमुख और यशोधरा को दोबारा गायब करके तुम राज्य की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन दुर्जन की आंखों में नहीं। बताओ कहाँ हैं वो दोनों? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैं तो खुद उनसे मिलने आया था। आज मेरी आंखों में खून सवार है विराट, इसलिए उनका पता लगाने के लिए मैं आज खटाक किसी का भी खून बहा सकता हूँ। लगता है तुम शांति से मेरी बात नहीं समझोगे। पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा, खून बहाने का शौक रखना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब खुद का खून बहता है तो बहुत पीड़ा होती है। ओह, दुर्जन यशोधरा के बिछो की जिस पीड़ा से गुजर रहा है उसके सामने संसार की किसी भी पीड़ा का कोई महत्व नहीं है। और फिर युद्ध कला में दुर्जन को बच्चा मत समझ। राज्य के उपसेनापति के पद तक पहुंचने के लिए दुर्जन ने सैकड़ों बार अपनी तलवार की धार साबित की है। हजारों बार तेरे जैसे दुश्मनों के सिरों को उनके धड़ों से अलग किया है। तुम एक अच्छे योद्धा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है दुर्जन, लेकिन तुम में एक बहुत बड़ी कमी है कि तुम सच्चाई को अपनी तलवार से काटने की कोशिश कर रहे हो, और सच्चाई को काटने की कोशिश करने वाली तलवार ज़्यादा देर तक सलामत नहीं रहती दोस्त, मेरे दोस्त। दुर्जन के हाथ से उसकी तलवार छूट चुकी थी और विराट की तलवार उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। इस समय तुम निहत्थे होकर अपनी मौत के सामने खड़े हो दुर्जन, और इसे अपना सौभाग्य समझना कि विराट निहत्थों पर वार करना पाप समझता है। अगर मेरी बात ध्यान से सुन सकते हो तो सुनो। न्याय प्रमुख और यशोधरा का अपहरण मैंने नहीं किया। मैं तो खुद उनसे मिलकर सारी स्थिति साफ करने आया था। उनके अपहरण के पीछे किन्हीं मायावी शक्तियों का हाथ है, और वो मायावी शक्तियां किसके हाथ की कठपुतलियां बनकर नाच रही विराट, इसका जल्द ही पता लगा लेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज के बाद विराट के रास्ते में आने की कोशिश मत करना दुर्जन, वरना तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर विराट वहां नहीं रुका। बगोले की तरह उस कक्ष से निकल गया। वह दुर्जन को हतप्रभ खड़ा छोड़कर, मुझे जीवन दान देकर विराट ने सिद्ध कर दिया कि जिस अपराध का कलंक उसके माथे पर लगाया जा रहा है उसमें उसका तनिक भी हाथ नहीं है। लेकिन अगर ये सब विराट ने नहीं किया तो किसने किया है? कौन हो सकता है न्याय प्रमुख और यशोधरा का अपहरण करने वाला? और फिर यशोधरा ने विराट पर अपने अपहरण का इल्जाम क्यों लगाया? अरे, दुर्जन के मस्तिष्क में उठते विचारों के तूफान के साथ साथ उसके कदम भी रुक गए। सामने से उस दृश्य को देखकर, इतनी रात गई, ये दो सैनिक सेनापति के कक्ष से क्यों निकले हैं? मुझे इन्हें
पकड़कर इनसे पूछना चाहिए कि इनके यहाँ होने का क्या कारण है। ओह नहीं! अचानक दुर्जन की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ आतंक के भूत भी कत्थक करने लगे। और ऐसा हुआ उस अविस्मरणीय दृश्य को देखकर जो ठीक उसकी आंखों के सामने मौजूद था। दुर्जन की फटी फटी आंखों के सामने ही वे दोनों सैनिक अंगला मंगला में बदले, जो वातावरण में फैली हवा में विलीन होती चली गई। ओह! अब मानो नींद से जागा दुर्जन। सेनापति काल भैरव के कच्छ से दो सैनिक निकले और फिर दो स्त्रियों में बदल कर गायब हो गए। यह अवश्य ही कोई माया थी। माया! नगर प्रमुख विराट ने जिन दो मायावी शक्तियों के बारे में बताया था, कहीं ये दोनों वही तो नहीं? मुझे तुरंत ही सेनापति काल भैरव से मिलकर इस विषय में बात करनी होगी। दृढ़ कदमों से वहां से चला दुर्जन। सेनापति काल भैरव के सामने ही जाकर रुका। आओ दुर्जन, इतनी रात गई सही, तुम्हें हमारी याद तो आई। कहो कैसे हमारी याद आई दुर्जन? यशोधरा के अपहरण के बाद दुर्जन अपनी भी याद भूल गया है सेनापति जी। मैं उसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। महाराज से मिलने के बाद यशोधरा और न्याय प्रमुख का कहीं पता नहीं चल रहा। वे लोग दोबारा गायब हो गए हैं और मुझे लगता है कि उनके गायब होने में उन मायावी शक्तियों का हाथ है जिन्हें मैंने अभी अभी आपके कच्छ से बाहर निकलते देखा है। मैं जानना चाहता हूँ सेनापति जी, उन मायावी शक्तियों का आपसे क्या संबंध है? अजगर की तरह फुंकारा काल भैरव। अपनी हैसियत में रहो दुर्जन। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के बाद नहीं। जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, आज तुम उसी के सामने जुबान चला रहे हो। मैं तुम्हारे गुरु के समान हूँ दुर्जन। दुर्जन एकलव्य नहीं है सेनापति जी, जो गुरु के कहने पर अंगूठा काटकर भेंट में दे देगा। दोस्तों, हमारे विराट इशू 5 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और हम मिलते हैं विराट के इशू 5 के दूसरे पार्ट में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।